ठीक है, देखते हैं। आप अपना सिलेबस अपने पास तैयार रखना हमेशा। ठीक, सिलेबस में आपके पास जीएस के बहुत सारी यूनिट दी गई हैं। उन बहुत सारी यूनिट में जो मुझे पढ़ाना है, एक पॉलिटी पढ़ाऊंगा, दूसरा आपके पास अपर पीसीएस में आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो मैं पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा आपके पास इकोनॉमिक्स है, तो वो इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा। 3 चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, हर जगह मैं यही पढ़ाता हूँ। बस हर जगह क्या, प्रयाग में पढ़ाता हूँ और आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत जो मैं करूँगा यहाँ पे, ये पॉलिटी से करूँगा। और पॉलिटी में आप अगर अपर का सिलेबस देखोगे, यानी जो मुख्य पीसीएस है, उस मुख्य पीसीएस में बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटी में। लेकिन लोअर पीसीएस का देखोगे तो उसमें केवल एक टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पहले मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम राज्य व्यवस्था का मतलब मोटे तौर पर किससे लिया जाता है, संविधान से लिया जाता है। ठीक, तो संविधान की बात कर लेते हैं। और संविधान में जो आपके पास पहला टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपको घर से उतार करके ले आने हैं इंडेक्स पर। ठीक है ना, एक कॉपी का जो पहला पेपर होगा उसको इंडेक्स बनाना है, और उस इंडेक्स में सारे के सारे जितने भी टॉपिक वहां दिए हैं वो सारे आपको करके लाने, लिख के लाने हैं। ठीक, मैं उसी के हिसाब से पढ़ाता रहूंगा। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक आपके पास है वो है ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। तो पहला जो टॉपिक है आपके पास वो यही है, ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, अब देखो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है, ये आपको जानना है। ये यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बहुत सारा ये मॉडर्न इंडिया का हिस्सा है, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो मॉडर्न इंडिया और जो पॉलिटी है वो दोनों में एक साथ कवर हो जाएगा, तो आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो शुरुआत कर लेते हैं। भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश सरकार के अधीन। देखो, जब भी हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, आवाज पीछे आ रही है? हाँ, तो जब भी हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में 2 युद्ध बड़े फेमस हुए। एक जो पहला युद्ध हुआ था ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और दूसरा जो युद्ध होता है ये 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, या 1857 का जो विद्रोह था, ये बड़ा प्रसिद्ध रहा है। 1764 का जो बक्सर का युद्ध रहा, ठीक इससे पहले भारतीय इतिहास में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से ज्यादा निर्णायक साबित होता है बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो बक्सर के युद्ध में 2 धड़े थे, 2 गुट बने थे। एक गुट था जिसको हम कहते हैं कि एक तरफ थे अंग्रेज, और यानी अंग्रेजों का मतलब हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की सरकार नहीं थी। अगर हम कहेंगे कि भाई अंग्रेजों में कौन थे, तो क्या अंग्रेजी हुकूमत इस युद्ध में शामिल थी? नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध में शामिल हुई थी। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी में या 1600 एडी में इसकी स्थापना हुई थी। तब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने, या ब्रिटेन की महारानी ने इस कंपनी को पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार दिया था। और ये व्यापारिक एकाधिकार 17 वर्षों के लिए दिया था। तो 1600 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में होती है। वहां की महारानी विक्टोरिया महारानी ने इसको 17 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार दिया था। और पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार के तहत ये कंपनी भारत और पूर्वी एशिया में व्यापार करती है अगले 17 वर्षों तक। किसी अन्य ब्रिटिश कंपनी को व्यापार करने का इस पूरे भारत और पूर्वी एशिया में कोई राइट नहीं था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया। ब्रिटिश के जो शासक थे, ब्रिटिश शासक को घूस दी थी 1793 ईस्वी में।
और घूस देने के बाद इस चार्टर को हमेशा परमानेंट कर लिया था। हालांकि बाद में ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद ने ये कहा कि भाई ये जो लोग हैं, यानी जो कंपनी ने ब्रिटिश शासक को घूस दी है, ये ठीक नहीं है। और बाद में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित करके ये कहा कि पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने का जो राइट होगा या भारत में व्यापार करने का जो राइट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं होगा, बाकी अन्य कंपनियों को भी होगा। और अन्य कंपनियों में जो स्वतंत्र व्यापारी थे उनको इंटरलोपर कहा जाता था। तो इंटरलोपर को प्रोत्साहित करने के लिए बाद में क्या कर दिया गया था, अन्य लोगों को भी पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार दे दिया था। पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अन्य राजाओं, अन्य जो व्यापारी थे उनको भी अधिकार दे दिया कि आप भी जाकर के पूर्व क्षेत्र में व्यापार कर सकते हो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1700 ईस्वी के आसपास 1702 ईस्वी में जो ये अन्य व्यापारी थे या अन्य व्यापारिक कंपनियां थी, उन सारी कंपनियों के जितने भी शेयर थे वो सारे के सारे शेयर खुद खरीद लिए और 1708 तक फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी रही थी जो पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेजों की ओर से व्यापार करने का एकाधिकार रखती थी। तो 1600 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और बीच के संघर्ष के दौर 100 साल इस कंपनी ने संघर्ष किया। 1708 ईस्वी में ये एकमात्र कंपनी रह गई थी अंग्रेजों की जो पूर्वी क्षेत्र में क्या करेगी, व्यापार करेगी। तो व्यापार करने के उद्देश्य से ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि इस कंपनी ने 1757 में पहले प्लासी के युद्ध में और फिर कंपनी ने बाद में 1764 में बक्सर के युद्ध में क्या कर दिया कि 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और 1764 के बक्सर के युद्ध में जब इस कंपनी ने विजय प्राप्त की तो जो भारत था, इस भारत में कंपनी का व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता भी स्थापित हो गई। तो ये बक्सर के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एक तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी एक पक्ष में थी और दूसरे पक्ष की बात करेंगे तो दूसरे पक्ष में थी यहाँ पर एक जो है बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब एक तरफ था। दूसरा इसके साथ जो था वो था अवध का नवाब। दूसरा इसके साथ कौन था? अवध का नवाब था। तीसरा इसके साथ जो तीसरा व्यक्ति था वो था मुगल बादशाह। तो एक और तो ये तीन लोग थे। बंगाल का नवाब, उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम हुआ करता था। इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। मीर कासिम था। अवध का नवाब उस समय सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला उस समय अवध का नवाब था। और अगर तीसरा करें मुगल बादशाह की बात तो मुगल बादशाह यहाँ पे कौन था? शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम सेकंड दूसरी तरफ था। ठीक, तो इन तीनों ने एक संघ का निर्माण किया था, एक यूनियन बनाई थी। और इस यूनियन और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी और इस संघ के बीच में जब युद्ध होता है 22 अगस्त 1764 को बक्सर के मैदान पे, तो उस युद्ध में पराजय किसकी होती है? उस युद्ध में इनकी पराजय होती है और इनकी क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। विजय होने के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों के साथ एक संधि की थी और इस संधि को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के नाम से जानते हैं इलाहाबाद की संधि। ये इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में संपन्न हुई थी। पहले अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ अलग जगह पे हुई थी और फिर जो है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अलग जगह पे संपन्न हुई थी। तो इस बक्सर के युद्ध के में अंग्रेजों की जब विजय होती है और इन तीनों की पराजय होती है तो उसके पश्चात हमने कहा क्या होता है? इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। अब देखना इसका थोड़ा सा इसका प्रभाव, इतना पीछे जाने के उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखो, जब इलाहाबाद की संधि हुई, जब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी
तो इलाहाबाद की ट्रीटी के तहत एक जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी वो ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल हो गया एक, दूसरा बिहार हो गया और तीसरा उड़ीसा हो गया, इन तीन राज्यों का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। इन तीन राज्यों का कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ था? दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, दीवानी अधिकार का मतलब होता है, दीवानी का वो दीवाना दीवानी वाला नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो वाला समझ रहे हो। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवान, दीवान का काम क्या होता है? जो टैक्स अधिकारी होता है उसको दीवान कहा जाता है, और दीवानी राइट का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। तो इस इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, यानी इनको इन तीन राज्यों में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। जब राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ तो जो बंगाल का नवाब था, ये जो बंगाल का नवाब था, इस बंगाल के नवाब को क्या मिला? इसको केवल कुछ उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, इसके पास कुछ उत्तरदायित्व रहते हैं, केवल कुछ क्या रहे थे? इसके पास उत्तरदायित्व रहे थे। ठीक, उत्तरदायित्व का मतलब ये हुआ कि इस इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। कभी कभार ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा कि किस संधि के तहत या पहली बार द्वैध शासन व्यवस्था कहां पर स्थापित हुई थी? तो पहली बार जो द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी वो कहां पर हुई थी? बंगाल में हुई थी। द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब होता है जब एक साथ दो समांतर सरकारें काम कर रही हो तो उसको कहा जाता है कि वो द्वैध शासन व्यवस्था है। एक साथ दो समांतर सरकारें, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कुछ विषय अगर राज्यपाल को दे दिए जाएं और कुछ विषय अगर जो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद है अगर उसको दिए जाएं तो उसको कहेंगे कि ये कैसी व्यवस्था है? द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब दो सरकारें एक साथ काम करती है, मतलब कि शक्तियों का विभाजन दो केंद्रों में होता है, मतलब सरकार के दो मुखिया होते हैं। ठीक है ना, तो सरकार के दो मुखिया का मतलब क्या है? दोनों लोगों के पास अपनी अपनी पावर होंगी। दो सरकारों का मतलब क्या हुआ? कि शक्तियों का विभाजन दो सरकारों में होगा, जितने सब शक्तियां होंगी वो दो सरकारों के पास होंगी। जैसे मैंने कहा कुछ शक्तियां राज्यपाल को दे दी और कुछ शक्तियां मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में निहित कर दी, तो इसका मतलब द्वैध शासन व्यवस्था है। ठीक, तो द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? दो सरकारें एक साथ काम करती हैं, शक्तियों का विभाजन दो जगह हुआ है, दो लोगों के पास पावर है, तो कहते हैं कि वो द्वैध सरकार है। तो इस एक्ट, इस इलाहाबाद की संधि के तहत द्वैध शासन व्यवस्था आई थी, और द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी तो उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये व्यवस्था पहली बार कहां पे आई थी? सबसे पहले बंगाल में आई थी। हुआ क्या कि एक तरफ तो क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिया गया, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया, और दूसरी ओर जो बंगाल का नवाब था, इस बंगाल के नवाब को क्या दिया गया था कि इस बंगाल के नवाब को कुछ उत्तरदायित्व दिए गए थे। ठीक? एक के पास, यानी जो ये क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार तो था, इसके पास राइट तो था, लेकिन इसके पास जो अधिकार था यह अधिकार उत्तरदायित्व रहित था। ये उत्तरदायित्व रहित अधिकार था। कभी कभी पूछा जाता है उत्तरदायित्व रहित अधिकार का मतलब क्या हुआ? तो उत्तरदायित्व रहित अधिकार का मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजस्व वसूलने का अधिकार है, दीवानी अधिकार है, लेकिन इस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई अधिकार, कोई उत्तरदायित्व नहीं था। उत्तरदायित्व सारे किसके दे दिए गए थे? बंगाल के नवाब को दे दिए गए, और उत्तरदायित्व सारे बंगाल के नवाब को दिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर न्याय स्थापित करना है बंगाल में तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो जिम्मेदारी होगी बंगाल के नवाब की। अगर सामान्य प्रशासन को देखना है तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी? बंगाल के नवाब की होगी।
अगर पुलिस प्रशासन देखना है तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी? बंगाल के नवाब की होगी। अगर सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए किसी मुद्दे को देखना है तो वो मुद्दे किसकी जिम्मेदारी होगी? बंगाल के नवाब की। तो सारे के सारे उत्तरदायित्व तो किसको दे दिए गए? बंगाल के नवाब को दे दिए गए। और अधिकार जो राजस्व वसूलने का था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको कहेंगे इसको उत्तरदायित्व दिए गए तो इसको कहा जाता है कि इसके पास क्या था? अधिकार रहित उत्तरदायित्व था। तो अधिकार रहित उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो गया कि यानी इसके पास अधिकार कुछ भी नहीं था, बाकी इसको क्या दिए गए थे? केवल उत्तरदायित्व दिए गए थे। और इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए इसे 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी। इसको कह दिया गया था इलाहाबाद की संधि के तहत कि भाई तुम्हें हम पूरे वर्ष में 26 लाख रुपए देंगे और 26 लाख रुपए दे करके आप क्या करोगे? इन 26 लाख रुपए में आप क्या करोगे कि 26 लाख रुपए में क्या करोगे? इन सारे उत्तरदायित्वों की पूर्ति करोगे। यानी उसमें न्याय भी चलाना है आपने, उसमें पुलिस प्रशासन भी देखना है, वही आपका खर्चा है और वही सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीजों के लिए पैसा है। तो 26 लाख रुपए देकर के उत्तरदायित्व इस पर डाल दिया गया और बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स वसूलने की जो जिम्मेदारी थी वो खुद ले ली, बाकी उत्तरदायित्वों से उसका कोई लेना नहीं। इसी को कहा जाता है द्वैध शासन व्यवस्था। एक के पास उत्तरदायित्व रहित अधिकार हैं और दूसरे के पास क्या है? अधिकार रहित उत्तरदायित्व है। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? ऐसा तो नहीं मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं, है ना? पक्की बात है। 3-4 दिन मेरे साथ रहोगे तो रम जाओगे। ठीक है? कितने दिन रहना है? 3-4 दिन। और उसके बाद है आदत नहीं पड़नी चाहिए यार, आदत तो सबसे बुरी चीज है। फिर रम जाना है, रमे रहोगे। ठीक है? तो ये तो रही थी यहां तक की बात। अब आगे देखते हैं। अब देखो कि जब क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिल गया कि बंगाल बिहार में वो क्या करेगी? राजस्व वसूलने का काम करेगी। जब ये अधिकार मिल गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, इंट्रोड्यूस करवाया है कंपनी को कि 1600 ईस्वी में इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों हुई थी? कि पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के उद्देश्य से हुई थी। यानी इस कंपनी का जो पहला उद्देश्य था वो क्या था? व्यापारिक हितों की पूर्ति करना, अपने व्यापारिक लाभ को अधिकतम करना, अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति करना इस कंपनी का क्या था? पहला उद्देश्य था। अब कंपनी को क्या हुआ कि 1765 में 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने का जब अधिकार मिल गया तो कंपनी अपनी मूल भावना में चली गई। और मूल भावना का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने कहा कि हमें राजस्व वसूलना है, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना ही था, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था? व्यापारिक हित था। तो पैसा कमाना हमारा उद्देश्य था, यानी राजस्व वसूल करके हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? लाभ अर्जित कर सकते हैं। कोई भी व्यापार है दुनिया में, उस व्यापार का जो आखिरी उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ कमाना होता है। ठीक है ना? मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मुझे अधिकतम लाभ हो। ठीक है ना? जैसे मुझे लगेगा कि इनसे अब मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। जैसे तुमको लगेगा कि अब इस आदमी से हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला, तो मजा ले तुम बाजार में पहचान लो हमें, है ना? क्योंकि भाई व्यापारिक हित, जहां पर व्यापारिक हित की बात आती है तो इसका मतलब जो है कि अधिकतम लाभ कमाना ही क्या होगा? उद्देश्य होगा। कंपनी की स्थापना भी अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से हुई थी, यानी व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए ही हुई थी। इसलिए जब कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार मिला तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे या जो इस कंपनी के अधिकारी थे, इन्होंने बंगाल में लूट खसोट का राज प्रारंभ कर दिया। लूट खसोट का राज प्रारंभ कर दिया मतलब कि इन्होंने क्या कर दिया कि
टैक्स की जो मात्रा 50% होती थी वो बढ़ा करके 80% कर दी, और जितना हो सके व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग को निचोड़ना शुरू कर दिया, उनको चूसना शुरू कर दिया। अधिकतम लाभ कमाना, कंपनी का उद्देश्य क्या है? मूल अधिकतम लाभ कमाना। और जब उसके पास ये पावर आ गई कि भाई राजस्व आपने वसूलना है, तो अपने लाभ के लिए कंपनी क्या करने लग गई? अपने लाभ के लिए कंपनी ने टैक्स के जो दर थी वो टैक्स की दर को बढ़ा दिया, किसानों से ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, व्यापारियों से ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और 1765 में यह सिलसिला शुरू हुआ था, और 1773 तक आते आते 1773 तक आते आते 1773 ईस्वी तक आते आते पूरी जो बंगाल का व्यापारी वर्ग था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाता है। बंगाल का जो किसान वर्ग था वो किसान वर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाता है। किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि जितना वो उत्पादित करते थे वो जो है कि सारा का सारा टैक्स के रूप में चले जाता था। व्यापारी वर्ग जितना लाभ कमाता था उस लाभ का अधिकांश हिस्सा टैक्स के रूप में चले जाता था। तो किसानों ने कहा कि भाई ऐसा काम करके क्या फायदा जिससे हमें कुछ लाभ ही ना हो, तो उन्होंने खेती करना बंद कर दिया। व्यापारियों ने अपने छोटे मोटे व्यापार को बंद कर दिया और कुछ अपनी आजीविका, बंगाल को ही छोड़ना प्रारंभ कर दिया था। अपनी आजीविका कमाने के लिए वो बंगाल से बाहर अन्य प्रांतों में जाने लग गए थे। तो ये जो सिलसिला चल रहा था ये कब से चल रहा था? 1765 से लेकर के और कब तक? 1773 तक। 1773 में 1773 में ये जो बात पहुंची थी ये ब्रिटिश संसद के पास पहुंच गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश संसद के पास ये बात पहुंच गई कि नहीं, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है भारत में वो ठीक नहीं कर रही है। और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सिलसिला अगर ऐसे ही जारी रहा तो एक दिन भारत की जो जनता है वो हमारे खिलाफ हो जाएगी और भारत जैसा उपनिवेश हमारे हाथ से निकल सकता है। तो ब्रिटिश संसद ने यह सोचा कि भाई अब हमें वो समय आ चुका है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना चाहिए। और ब्रिटिश संसद की इसी सोच के परिणाम स्वरूप या ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए 1773 में 1773 में एक एक्ट लाया था जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने का उद्देश्य क्या था? तो किस उद्देश्य से लाया गया था? ब्रिटिश संसद इस उद्देश्य से लाई थी ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर आंशिक नियंत्रण लगाया जा सके, क्योंकि मैंने कहा कि ये क्या कर रही थी? बंगाल में किसानों और व्यापारियों का शोषण कर रही थी, उनसे इतना ज्यादा टैक्स वसूल रही थी कि वो कृषि और व्यापार को छोड़ चुके थे और अपनी आजीविका के लिए दूसरे प्रांतों की ओर पलायन कर रहे थे। तो कंपनी पर आंशिक नियंत्रण लगाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और ये रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था। किसी को कोई दिक्कत है? मिटा दूं? ठीक। अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ठीक है ना। ये वनडे की क्लास नहीं है, आपको फटाफट यहीं रहना है। यहीं रहने का मतलब दिल से भी दिमाग से भी, दिल कहीं भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग से और हाथ, फटाफट हाथ चलाना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, मुझे भी समय से करना है और आपको भी समय से करना है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला जो एक्ट लाया गया था ये आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए? अगर यूं कहेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कहां से प्रारंभ होता है तो कहां से होगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। पहली बात, इस एक्ट को लाने का कारण क्या था? तो इस एक्ट को लाने का कारण था कंपनी पर आंशिक नियंत्रण स्थापित करना। क्या किस उद्देश्य के साथ लाया गया था? किस रीजन से लाया था? कंपनी पर आंशिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है कि इसमें प्रोविजन क्या किए गए थे, इस एक्ट के प्रमुख प्रोविजन क्या थे, प्रमुख प्रावधान क्या थे। देखो इस एक्ट का
जो सबसे पहला प्रावधान किया गया था वो ये किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष अपने जो महत्वपूर्ण कागज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने महत्वपूर्ण कागजात किसके पास रखने होते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने महत्वपूर्ण कागजात ब्रिटिश संसद के समक्ष रखने होते थे। और कब रखने होते थे? ये प्रत्येक वर्ष। पहला प्रोविजन ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने महत्वपूर्ण कागजात हर साल ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखेगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखेगी का मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक साल में जो कुछ किया, यानी उसने जितना व्यापार किया, जितना उसने टैक्स वसूला, जितनी उसने सैलरी बांटी, जितनी उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश सरकार को टैक्स दिया, वो सब से संबंधित कागजात उसको कहां रखने होने थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष रखने होने थे। पहला प्रोविजन क्या किया गया कि कंपनी प्रत्येक वर्ष अपने महत्वपूर्ण कागजात ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत करेगी। ये एक तरीके से कंपनी पर नियंत्रण हो गया। और नियंत्रण कैसे हो गया? अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहूंगा कि कल आज मैंने जो पढ़ाया वो कल आपकी कॉपी में मैं चेक करूंगा, तो आप पे नियंत्रण हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? ब्रिटिश संसद ने क्या कहा कि आपको प्रत्येक वर्ष का लेखा जोखा, प्रत्येक वर्ष के महत्वपूर्ण कागजात मेरे सामने रखने हैं। तो इसका मतलब कंपनी पर नियंत्रण हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ब्रिटिश पहला जो प्रावधान किया गया था वो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने महत्वपूर्ण कागजात ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष रखने होने थे। दूसरा प्रावधान किया गया है, दूसरा ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, दूसरा प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर नहीं होगा बल्कि ये गवर्नर जनरल होगा। अब ये क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक, गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्यों? देख लीजिए कि उस समय तक ब्रिटिश की भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। और 3 प्रेसिडेंसी, एक थी बंबई प्रेसिडेंसी, एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी और एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। एक बंबई प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी और एक कौन सी प्रेसिडेंसी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ठीक है ना? ये 3 प्रेसिडेंसियां थी ब्रिटिश की भारत में। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी इसका भी अपना एक गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। इस मद्रास प्रेसिडेंसी का भी अपना एक गवर्नर होता था और इस बंबई प्रेसिडेंसी का भी अपना एक गवर्नर हुआ करता था। इस गवर्नर का काम था कि बंबई को चलाना है। ये बंबई का भाई था, बंबई को चलाना इसकी जिम्मेदारी था। इस मद्रास के गवर्नर की जिम्मेदारी थी कि मद्रास को चलाना है और बंगाल के गवर्नर की जिम्मेदारी थी बंगाल को चलाना है। ठीक, लेकिन 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई तो बंगाल को क्या, बंगाल के गवर्नर, बंगाल का जो दीवानी अधिकार था, ये राजस्व अधिकार या दीवानी अधिकार किसको प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। बंबई का दीवानी अधिकार नहीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं था। मद्रास का दीवानी अधिकार वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं था, बल्कि सिर्फ कहां का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और बंगाल के गवर्नर पहले से ही मद्रास और बंबई के गवर्नर जैसे काम कर रहा था। लेकिन 1765 की इलाहाबाद की संधि के पश्चात राजस्व वसूलने का जो अधिकार है, राजस्व वसूलने का अधिकार भी किसके पास आ गया? गवर्नर के पास आ गया। किसके गवर्नर के पास? बंगाल के गवर्नर के पास। इसलिए ये कहा गया कि इसके पास शक्तियां क्या हैं? इनकी अपेक्षा ज्यादा हैं। हाँ या नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ ना बोलो यार। गवर्नर नहीं कहलाएगा बल्कि ये क्या कहलाएगा?
इन गवर्नरों की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है तो ये गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इसलिए बंगाल में जो पहला गवर्नर जनरल होता है इसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल हुआ था वो कौन हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव होता है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। उसी ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और ये क्यों बनाया था उसके पीछे मैंने रीजन भी बताया गया। इसके अलावा एक काम और किया गया। गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई, ठीक है ना। एक 4 सदस्यीय क्या की गई थी? कार्यकारिणी गठित की गई थी। कहा गया कि भाई गवर्नर जनरल क्या करे? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी होगी, यानी एक कार्यकारिणी बनाई गई और उसमें कितने सदस्य रखे गए? 4। पहले 4 सदस्यों की अगर बात करेंगे तो क्लेवरिंग हो गया, बोरवेल हो गया, मानसोन हो गया, ये इसके क्या थे? पहले 4 सदस्य थे। और ये कहा गया कि ये जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी है, जैसे ये कार्यकारिणी कहेगी वैसे ही गवर्नर जनरल काम करेगा। नहीं समझे? 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन भी इसी एक्ट के तहत किया गया था गवर्नर जनरल के लिए। और यह कहा गया कि जैसी कार्यकारिणी कहेगी, अर्थात कार्यकारिणी जो सिफारिश देगी गवर्नर जनरल वही काम करेगा। गवर्नर जनरल अपनी मर्जी के अनुरूप कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन जो होगी उसी रिकमेंडेशन को ये क्या करेगा? गवर्नर जनरल लागू करेगा। इस एक्ट में जो तीसरा प्रावधान किया गया था वो तीसरा प्रावधान ये किया गया कि इंग्लैंड में कंपनी के ढांचे में चेंज किया गया। इंग्लैंड में जो कंपनी का प्रशासनिक ढांचा था, कंपनी के प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। और कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ था तो वो भी देख लीजिए। इस एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड में कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन क्या किया गया? परिवर्तन किया गया कि पहले तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी 18 और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या बढ़ा करके कर दी गई थी 24। क्या काम किया गया था? तीसरा, कि इंग्लैंड में कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में चेंज किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 18 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 24 कर दी गई थी। क्योंकि पहले तक कंपनी केवल क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर 18 कंपनी को संभाल लेते थे। अब कंपनी सिर्फ भारत में व्यापार नहीं कर रही है, अब कंपनी राजस्व वसूलने का भी काम कर रही है। इसीलिए नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या कर दिए? 6 ऐड कर दिए गए और उनकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 24 कर दी गई, ताकि कंपनी का काम सुचारू रूप से हो सके, सुचारू रूप से चल सके। और इसी एक्ट के माध्यम से एक चौथा प्रावधान ये भी किया गया, चौथा प्रावधान ये भी किया गया कि 1774 में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में क्या किया गया था? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो किसके माध्यम से की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में। ठीक, अब देखो आंशिक नियंत्रण हुआ या नहीं हुआ कंपनी पे। देखो, आंशिक नियंत्रण को लाने के उद्देश्य से ही, आंशिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। पहला तो कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्येक वर्ष अपने महत्वपूर्ण कागजात ब्रिटिश संसद के समक्ष रखेगी। नियंत्रण हुआ या नहीं हुआ? दूसरा कहा गया बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाएगा, उसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई और जैसे कार्यकारिणी कहेगी वैसे ही वो काम करेगा। नियंत्रण हुआ या नहीं हुआ? फिर कहा गया कि इंग्लैंड में कंपनी के ढांचे में प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। डायरेक्टर की संख्या 18 से बढ़ाकर 24 कर दी गई और कहा कि राजस्व का जो काम देखेंगे ये 6 अतिरिक्त लोग देखेंगे, तुम नहीं देखोगे। नियंत्रण हुआ या नहीं हुआ? और इसके अलावा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई
और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो कंपनी का प्रशासनिक अधिकारी यदि कोई भी काम करता है, चाहे वो अपने निजी जीवन में कर रहा है, चाहे वो अपने प्रशासनिक जीवन में कर रहा है, उन सारे कामों को देखने के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट देखती थी कहीं इसने गलत तो नहीं किया है, कहीं इसने किसी को प्रताड़ित तो नहीं किया है, कहीं इसने किसी से ज्यादा रेवेन्यू तो वसूला नहीं है, कहीं टैक्स की दर लोक कल्याण की परिभाषा के दायरे से बाहर तो नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई इसका उद्देश्य, ये जो स्थापित हुआ था, ये क्या कर रहा था? ये कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? देख रहा था चीजों को कि भाई ये सही कर रहे हैं कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1773 का रेगुलेटर एक्ट में ये प्रावधान हुए थे सारे के सारे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट के आने से क्या हुआ कि कंपनी को राजस्व की क्षति पहुंच गई। कंपनी अब तक जो टैक्स वसूल रही थी 1765 से लेकर के 1773 तक बेलगाम होकर के वसूलती थी, क्योंकि कोई उस पर नियंत्रण करने वाली बॉडी नहीं थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया, और कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हुआ तो टैक्स वसूलने का जो रेट थी वो क्या हो गई? कम हो गई। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की निजी इनकम भी कम हो गई और कंपनी का लाभ भी क्या हो गया? घट गया। इतना घट गया कि 1781 तक आते आते, 1781 तक आते आते कंपनी चले गई घाटे में। कंपनी पहुंच गई घाटे में, जो अब तक बम्पर लाभ में थी, इस एक्ट के आने से कंपनी क्या हो गई? घाटे में पहुंच गई। और उसके जो प्रशासनिक अधिकारी थी उनकी भी आय क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी, इनकम खत्म हो गई थी। तो इसलिए ब्रिटिश संसद को लगा कि यार कंपनी तो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है, इसलिए 1781 का 1781 ईस्वी का एक्ट लाया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। और इस 1781 के एक्ट में केवल एक प्रोविजन किया, एक प्रावधान किया गया, और वो प्रावधान क्या था? ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कहा गया कि जो कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन प्रशासनिक अधिकारियों के जो प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के कौन से कार्य? जो प्रशासनिक कार्य हैं, इन प्रशासनिक कार्यों को कंपनी की या सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की क्या कर दिया गया? अधिकारिता से बाहर कर दिया गया, बाहर रखा गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से क्या रखा गया? बाहर रखा गया। देखो ध्यान से सुनो, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के दो तरीके के काम होते हैं। दो तरीके के काम होते हैं, एक तो उसका निजी काम हो गया, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे भी दो तरीके के काम हैं। एक मेरा प्रोफेशनल काम है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और एक मेरा निजी काम है जो मैं घर जाकर के खाना बनाता हूं, बर्तन धुलता हूं, झाड़ू मारता हूं, वो मेरा निजी काम हुआ या नहीं हुआ? ठीक। वैसे कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों के भी दो तरीके के काम हुए, एक निजी कार्य और दूसरे कार्य हुए प्रशासनिक कार्य। दूसरे कार्य क्या हुए? प्रशासनिक कार्य। तो ये कहा गया इस एक्ट के माध्यम से कि भाई कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया। अगर मैं कंपनी का प्रशासनिक अधिकारी होता तो मेरे निजी कामों की जांच तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है 1781 के एक्ट के तहत, लेकिन मेरे प्रशासनिक कार्यों की जांच वो नहीं कर सकती है। और जैसे ही मुझे ये छूट मिल गई तो वैसे ही फिर से मैंने क्या कर दिया? लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रशासनिक कार्यों की जांच तो करनी नहीं, और निजी कामों में मैंने अपनी बीवी के साथ न झगड़ना है, न मैंने अपने बच्चे को पीटना है, न मैंने झाड़ू मारना है, न मैंने पोछा लगाना है। तो ये काम तो क्या है? ये काम मैं करूंगा नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट चेक करना चाहे तो कर ले भाई, लेकिन जो मेरा प्रशासनिक कार्य है उसको वो क्या नहीं करेगा? चेक नहीं करेगा। उस सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उसको बाहर रखा गया। और जब मेरे प्रशासनिक कार्यों को
सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया, तो मैंने फिर से क्या कर दिया, टैक्स की दर बढ़ा दी, क्योंकि चेक नहीं कर, ये प्रशासनिक काम है, चेक नहीं कर सकते हो। मैंने लोगों से घूस खाना प्रारंभ कर दिया, इसको चेक नहीं किया जा सकता है। मैंने अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्य से काम करना शुरू कर दिया, इसको चेक नहीं कर सकते। और मैंने कंपनी को अधिकतम लाभ देना शुरू कर दिया, इसको भी चेक नहीं कर सकते। यानी 1773 में जो नियंत्रण लगाया गया था, उस नियंत्रण में क्या कर दिया, इस एक्ट के माध्यम से थोड़ी सी ढील दी गई, ढिलाई दी गई। कंपनी के अधिकारी 1773 से लेकर के 81 तक बौखला रखे थे पिछले 8 सालों में, और जैसे ये अधिकार मिला तो 3 सालों में ही उन्होंने कंपनी में बहुत राजस्व जमा कर दिया और खुद भी बहुत अमीर हो गए। टैक्स की दर बढ़ा दी, टैक्स वसूलने का जो तरीका था उसको और बिगाड़ दिया, बहुत सारा टैक्स वसूल दिया। 1784 में कंपनी की इन्हीं गतिविधियों के कारण, इस लूट खसोट की गतिविधियों के कारण 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक बार फिर से किसके द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया, एक एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम या इस पिट्स इंडिया एक्ट का जो उद्देश्य था वो था कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित करना। किस उद्देश्य के साथ लाया गया था, कंपनी पर दोहरा नियंत्रण लाने के उद्देश्य से। आंशिक नियंत्रण तो 1773 में लगा चुके थे, अब दोहरा नियंत्रण लगाने के लिए क्या हुआ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और इस पिट्स इंडिया एक्ट में जो सबसे पहला काम किया गया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 मेंबर होने थे, 6 सदस्य इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में होने थे। और इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य आने थे, 4 जो मेंबर आएंगे ये ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल से आने थे। कहां से आने थे, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल से आने थे। एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो किसके माध्यम से हुई थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। ठीक, क्या काम किया गया था इसमें कि 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जिसमें 4 सदस्य कहां से होने थे, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल से होने थे। और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का मोटा मोटा मतलब होता है ब्रिटिश संसद से होना था। ठीक है, तो 4 सदस्य ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल से होने थे और 2 सदस्य इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से होने थे। 2 सदस्य कहां से होने थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। पलड़ा किसका भारी रहा, संसद का या कंपनी का, संसद का। तो ज्यादा नियंत्रण कौन करेगा, संसद करेगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी एक नियंत्रण संस्था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण संस्था। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य होने थे, 4 ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल से और 2 सदस्य कहां से होने थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से होने थे। इसके अलावा इस एक्ट के माध्यम से एक और काम किया गया था और वो ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, कार्यकारिणी थी, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, या इसी को परिषद भी लिखा होगा, एक ही बात है, इस कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी गई। 1773 में जब बनी थी तो कितने थे, 4, और जब अब की गई तो वो कितने की गई थी, 3 कर दी गई। लेकिन फिर भी प्रावधान यही रखा गया कि जैसी कार्यकारिणी कहेगी, जो नियम कार्यकारिणी बनाएगी, वो सारा का सारा फॉलो करना पड़ेगा किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नर जनरल को। यानी अभी भी गवर्नर जनरल कार्यकारिणी की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। जैसे कार्यकारिणी कहेगी वैसे ही उसको क्या करना था, कार्य भी करना था। ठीक है ना। तो ये 3 एक्ट मैं यहां तक पढ़ा रहा हूं, कल मैं इसको पहले आकर के लिखा दूंगा और उसके बाद 1786 का एक्ट बता दूंगा, 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, फिर 1868, फिर 1892, फिर उसके बाद 1909, फिर 1919, फिर 1935। इतने एक्ट हैं, सब पढ़ने हैं, सब याद रखने हैं। ठीक है ना, बस की पॉइंट याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही याद रखना है। ठीक है, हाँ समझिए ना, पीसीएस प्री आराम से पास हो जाओगे।
ठीक है ना, क्योंकि मैंने 11 मेंस लिखे हैं तो तुम्हें एक पास करवा ही देंगे, ठीक है ना। अब हम बुजुर्ग हो गए, अब तुम्हारा ही दौर है, बुजुर्ग हो तो गए अब, ठीक है। तो अगर हमने 11 लिखे हैं तो कम से कम एक तुम्हें भी लिखने का सौभाग्य मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो वो उपलब्ध कराएंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।